हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आप ही के चैनल दापोस लर्निंग पर। आज की वीडियो कोई स्कूल चैप्टर का वीडियो नहीं है, बल्कि आपके हेल्थ और माइंड से रिलेटेड जानकारी है, जिसकी बदौलत आप अपने मस्तिष्क को स्वस्थ बनाकर आप संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं हील योर माइंड पुस्तक की, जिसकी लेखिका हैं लुइस एल है। इनकी पुस्तक अंग्रेजी में है, जिसका कोई हिंदी रूपांतरण मैंने सर्च किया है, पूरे यूट्यूब पर नहीं है। हील योर माइंड, इसी पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण अंशों का हिंदी अनुवाद आपको सुनने को मिलेगा इस वीडियो में। उनके बताए तर्कों से आप स्वयं अपनी बॉडी और माइंड को हील कर सकेंगे। तो सुनिए और अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। क्या घबराहट के कारण आपका लोगों के बीच रहना मुश्किल हो जाता है? क्या भय के कारण आप अपने सारे गुण, कौशल और ईश्वरीय देन का इस्तेमाल शिक्षा एवं कार्य में नहीं कर पाते हैं? क्या चिंता के कारण आपके अंदर बदलाव, विकास और आत्मविश्वास के साथ बड़ा होने की बाधा उत्पन्न हो रही है? यदि यह सच है तो अभी और इस समय ही चिंता आपके मन और शरीर पर असर डाल रही है। पिछले 30 वर्षों से मैंने जितने भी मरीजों से बात की है, किसी न किसी ने अक्सर कहा है, अगर भय नहीं होता तो मैंने यह जरूर कर लिया होता, मैं अपनी नौकरी बदल लेता, मैं अच्छी रिलेशनशिप में जाता, वेतन बढ़ाने की मांग करता, वगैरह वगैरह। जैसा कि लुइस है कहती हैं, भय के बिना संभावनाओं की कल्पना कीजिए। चाहे आप जमाने से चिंतित रहती हैं, चाहे लंबे समय से धीरे धीरे भय आपको वश में करता जा रहा है, चाहे आप में एक जुनून और मजबूरी तथा काबू पाने की समस्या रही हो, चाहे किसी समय आपने आघात झेला हो जो आपको भयभीत और उतावला कर देता है, या फिर ऐसा आतंक है जिससे आपको अपनी जान जाने का डर सताता है, तो यह अध्याय आपके लिए है। भय को देखने के तरीके के बारे में यहाँ बात की जा रही है। भय हमारी अंतर्ज्ञान मार्गदर्शन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो हमें उससे बचाता है जिसे हम नुकसानदेह मानते हैं। यह आपको ट्रैफिक के बीच जाने से या सावधानी छोड़ने से रोकता है। लेकिन भय आपको जब आपकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने से रोके तो समझिए आपके साथ समस्या है। यदि खारिज कर दिए जाने का डर आपको अपने जीवन के प्यार से मिलने से रोक दे, तो चिंता आपको खुलकर जीने से रोक रही है। यदि आलोचना और विफलता आपको अपने कैरियर और बौद्धिक देन के पूरे प्रयोग से रोके, तो चिंता व घबराहट आपकी क्षमता में बाधा बन गई है। और आखिर में यदि आपको अकेले रहने से डर लगता है, तो आप ऐसे संबंध में फंस सकते हैं जहां आपके साथ दुर्व्यवहार की आशंका रहेगी। एक तरफ भय हमारी रक्षा करता है, तो दूसरी तरफ जब यह हद से ज्यादा हो जाता है तो हमें पंगु बना देता है। मन शरीर की चिंता, मन शरीर के डिप्रेशन की तरह ही मन शरीर की चिंता भी बेहद आम है। हम सब जानते हैं कि यह भावनात्मक रूप से घबराहट, भय, बेचैनी या चिंता होने पर कैसा लगता है। हालांकि शरीर की चिंता तब महसूस होती है जब आपकी मांसपेशियां तन जाती है, पाचन नली फूली और जाम लगती है, आपको लगे कि आपको बाथरूम जाना पड़ेगा या कब्ज जैसा लगेगा। कभी कभी आपकी सांस घुटने लगती है या दिल तेजी से धड़कने लगता है, आपका गला सूखने लगता है, आप ध्यान नहीं लगा पाते, आपका मस्तिष्क कुछ सोच नहीं पाता, आपको चक्कर आ सकते हैं और आप शरीर से नियंत्रण तक खो सकते हैं। अंततः हम सब जानते हैं कि समय समय पर भय से कांपना और आतंक से हतप्रभ रह जाना क्या होता है। फिर भी हम में से 1/3 लोग भय और दहशत से इतना डर जाते हैं कि घर से निकलने की भी हिम्मत नहीं। एग्रोफोबिया, भीड़ से डर होती
अन्य लोग विफल होने के डर से नौकरी में प्रमोशन से बचते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग संबंधों या युद्ध या अपने परिवारों में इतने भयाक्रांत या दोषी ठहरा दिए जाते हैं कि वे उस भय का अनुभव कंपन, सुध बुध खो बैठने और सुन्न होने के बार बार होने वाले एहसास से करते हैं। लुईस हे का मानना है कि प्रेम और भय के बीच में किसी एक को चुनना पड़ता है। इसके बारे में सोचिए, प्रेम और भय। हम परिवर्तन के साथ भय का अनुभव करते हैं और जब बदलते नहीं तब भय होता है। किसी भी प्रकार से हमें भय का अनुभव होता ही है। हमें भविष्य को लेकर डर लगता है और अगर भविष्य नहीं दिखता तो भी डर लगता है। हम जब जोखिम उठाते हैं तब डर लगता है और जब कोई विकल्प नहीं होता तब भी डर लगता है। हमें डर लगता है जब हम अकेले होते हैं और हम तब भय के वश में होने का एहसास करते हैं जब कई लोगों की भीड़ के बीच में होते हैं। आखिर में हमें अंतरंगता से डर लगता है जब हमें लगता है कि हमारा प्रिय व्यक्ति कहीं छोड़ कर न चला जाए। स्पष्ट है कि भय मानव अनुभव का हिस्सा है, इसलिए लुईस हे सही हैं। हमें प्यार और भय के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है, लेकिन हमें यह जान लेना चाहिए कि प्यार और भय साथ साथ चलते हैं। एक के बिना आप दूसरे को नहीं पा सकते हैं। प्यार वह चमत्कार है जिसकी तलाश हम सभी को होती है। न घमंड, न दंभ, बस प्रेम, अपने प्रति अगाध सम्मान और अपने शरीर व मन के चमत्कार के प्रति आभार। अगली बार जब आपको डर लगे तब इस साधारण सी अवधारणा को याद करें। अपने आप पर भरोसा न करना या स्वयं से प्रेम न करना ही भय है। इस विषय को नए नज़रिए से देखें तो भय शायद विश्वास पैदा करने का एक अवसर देता है। दैवी शक्ति इस संसार में या अपने बाहर की शक्ति में विश्वास करना। अगली बार जब आपको सब कुछ ठीक न लगे और ऐसा लगे कि यह आपको फैसला करने नहीं दे रहा, तो बस इन बातों को याद कर लीजिएगा। चिकित्सा अंतर्ज्ञान में चिंता आपकी भावना का वह हिस्सा है जो आपको बताता है कि किसी बदलाव की आवश्यकता है। वास्तव में चिंता आपके अंतर्ज्ञान का काफी हद तक विकसित हिस्सा है। मैं अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिली जो अत्यधिक अंतर्ज्ञान रखने के साथ ही बहुत चिंतित न हो। प्रमस्तिष्क खंड मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो चिंता का भी क्षेत्र होता है। इसलिए यदि आप अंतर्ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो मस्तिष्क के उस हिस्से को प्यार व सम्मान दीजिए जो घबराया और परेशान सा रहता है। आपको जब कुछ नया और अपरिचित सा लगता है, जब आपको लगता है कि किसी से खतरा है, तब आपकी अधिवृक्क ग्रंथि एपिनेफ्रिन पैदा करती है जो क्रियात्मक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। वैसे व्यक्तियों के लिए जो उस अंतर्ज्ञान वाले चिंतित मस्तिष्क की ओर प्रवृत्त रहते हैं, कॉफी उसे उत्तेजक, उन्हें दहशत और परिवर्तन भयग्रस्त बना देता है। सुसान जेफर्स कहते हैं कि वास्तविक मुद्दा भय का एहसास नहीं है, बल्कि यह है कि हम भय को लेते कैसे हैं। समझिए कि बदलाव आते हैं और जाते हैं, ये स्थिर नहीं रहते और परिवर्तन के साथ भय आता और जाता है। अंतर्ज्ञान भी आता है, जाता है। आपको लग सकता है कि कोई आपको बुलाएगा और फिर फोन रिंग होने लगता है तथा सब कुछ समाप्त हो जाता है। आपको लग सकता है कि आपके किसी प्रिय व्यक्ति को कोई कष्ट हो जाए। यह आता है और जाता है। मन शरीर के भय तथा चिंता और अंतर्ज्ञान से निपटना सीखना होगा। लेकिन कैसे? हम सीखते हैं कि कैसे भय का अनुभव करें। बताएं कि यह किस कारण बढ़ा, उस पर त्वरित प्रतिक्रिया करना, उसे मुक्त करना। इस प्रकार आप भय से जुड़े सहज ज्ञान को भी नाम दे सकते हैं। वह नाम जिसने इसे बढ़ाया, उस पर प्रभावी प्रतिक्रिया करें और मुक्त कर दें। यदि आप भय और सहज ज्ञान से
प्रभावी रूप से नहीं निपटते हैं तो यह पल भर की बात नहीं रह जाता। इसकी बजाय यह घुमड़ता रहता है और फिर आपके मस्तिष्क व शरीर में लक्षणों की एक डेजी श्रृंखला बना देता है। जो पहले भय या सहज ज्ञान था वह घबराहट, बेचैनी और भय के तरह तरह के रूप ले लेता है। आपके मस्तिष्क और शरीर में जैव रासायनिक लक्षण पैदा हो जाते हैं। मांसपेशियों में तनाव, कमर के निचले हिस्से में दर्द, मिचली, जी घबराना, कब्ज, डायरिया, सांस में तकलीफ, गला सूखना, ध्यान और एकाग्रता की समस्या, ब्रेन फॉग, अपने दांतों को भींचना जैसी समस्याएं आती हैं। ये सभी शरीर में चिंता के लक्षण हैं। वे शरीर के लक्षणों के एक सहज मार्गदर्शन की प्रणाली भी हो सकती है, जो आपको बताते हैं कि आपको अपने आसपास किसी चीज को ठीक करने की जरूरत है। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको शारीरिक चिंता है? चलिए एक एक केंद्र की तरफ चलते हैं। यदि आपके मन में भय और चिंता है जो आपके मस्तिष्क शरीर में समा चुकी है, घटनाओं की डेजी श्रृंखला बनाती है, आपकी अधिवृक्क ग्रंथि में एपिनेफ्रिन और कोर्टिसोल को बाधित करती है, प्रतिरोधी क्षमता तथा मांसपेशियों की सिकुड़न को प्रभावित करती है तथा निम्नलिखित समस्याओं की संभावना को बढ़ाती है। पहला केंद्र है एक्जिमा। पित्ती, सोराइसिस और चकत्ते संकेत देते हैं कि आप इस संसार में सुरक्षा तथा सलामती की समस्या से जुड़ी भावना से ग्रस्त हैं। सहज ज्ञान आपको बता देता है कि कुछ गड़बड़ है, या परिवार या फिर आपके जीवन के दूसरे समूह में किसी से समस्या है। दूसरा केंद्र शरीर के निचले हिस्से में दर्द, मूत्राशय की समस्या, कामेच्छा, नपुंसकता या अस्थिर हार्मोन से जुड़ी तकलीफें आपको बताती हैं कि आप यौन या आर्थिक रूप से कार्य करने के बारे में चिंतित है। यह आपको सहज ज्ञान से यह भी बता सकता है कि आपका संबंध आपके पार्टनर से अच्छा नहीं है। तीसरा केंद्र कोलाइटिस, दस्त, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, मितली, अल्सर, अत्यधिक खाना, शराब की लत, अस्थिर ब्लड शुगर या भूख की कमी आपको बता सकती है कि आप खुद को आलोचना का शिकार महसूस करते हैं या अपने काम को लेकर या अपनी छवि को लेकर चिंतित रहते हैं। वैकल्पिक तौर पर आपका सहज ज्ञान आपको यह बता देता है कि काम की जगह पर किसी से आपको दिक्कत है या उस माहौल में कोई है जो आपकी आलोचना कर रहा है। चौथा केंद्र है सांस की एलर्जी, जैसे फीवर, सांस की तकलीफ और अस्थमा के साथ ही दिल की धड़कन आपको बता रही है कि जब आप अपनी आलोचना या खुद को खारिज किए जाने की बात सुनते हैं तो ऐसा करने वालों के खिलाफ बोल पाने को लेकर आप में चिंता होती है। पांचवा केंद्र है गला सूखना, दांत पीसना या हाइपोथायराइडिज्म आपको बता सकता है कि आपको यह डर सताता है कि यदि आप बोले तो आपको खारिज कर दिया जाएगा या आपकी आलोचना की जाएगी। छठा केंद्र चक्कर आना, जी घबराना, अनिद्रा, ध्यान और याददाश्त की समस्या आपको बताती है कि आप दुनिया के बारे में जो सोचते हैं या उसे देखते हैं उससे आपको असुरक्षित महसूस होता है। सातवां केंद्र जीवन को खतरे में डालने वाली बीमारियां या सामान्य बुढ़ापा। आपके शरीर के ये सभी क्षेत्र मस्तिष्क शरीर की चिंता के उदाहरण हैं जो आपको सहज ज्ञान से बताते हैं कि भय आपके जीवन में उत्पात मचा रहा है और कुछ है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। अन्य मस्तिष्क शरीर के डॉक्टरों तथा मनोवैज्ञानिकों की तरह ही लुइस भय, विचारों तथा हमारे अनुभवों के बीच एक संबंध को देखती हैं। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि अपने जीवन में कष्ट हम खुद ही पैदा करते हैं, यह उससे कहीं अधिक जटिल है। यदि सदमा हमारे मस्तिष्क को ऐसे रिश्तों और अनुभवों की तरफ झुकने वाला बना देता है जो अनजाने में ही हमारे पिछले दर्द को दोहरा देते हैं, तो यह कहना अधूरा सच ही होगा कि अपने जीवन के कष्ट हम खुद ही पैदा करते हैं। एक तंत्रिका तंत्र विज्ञानी और चिकित्सा सहज ज्ञानी होने के कारण
मैं इस घटना का वर्णन इस प्रकार करना चाहूँगी। विज्ञान हमें दिखाता है कि दिए से जाकर पतंगा लिपटता है, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में भय और स्मृति के हिस्से की बायोकेमिस्ट्री हमारे जीवन में दर्द को फिर से उभारने की ओर झुकाव रखती है। क्या इसका मतलब यह है कि दुर्भाग्य के लिए हम ही जिम्मेदार हैं? अपनी मदद करने तथा स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए अपने मस्तिष्क एवं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बेहतर तरीका यह हो सकता है यह पता लगाना कि हमारे मस्तिष्क को भय ने खराब कर दिया है, जिससे हम बेहतर विकल्पों, अच्छे दोस्तों, परिवार, शिक्षा और कार्य को चुनने के बेहतर अवसर नहीं देख पाते हैं। यह अध्याय आपके शरीर तथा मस्तिष्क में भय के लिए बने सर्किट को दुरुस्त कर आपकी मदद के लिए है, चाहे आप अनुवंशिकी आघात या अन्यथा चिंता करने के लिए संवेदनशील हैं या नहीं। भय का एक हिस्सा अज्ञानता है और जब आप भय से निपटने के कौशल सीख लेते हैं तब आप स्वस्थ परिवारों, संबंधों, आर्थिक स्थितियों आदि की दुनिया में सफल होना भी सीख लेंगे। जैसा कि लुइस ने गौर किया है, हम सभी बचपन से ही बहुत सारी बातें सुनते हैं, अपने माता पिता की आवाज़ें, डराने वाली बातें जो हमें खतरे से आगाह करती हैं। हम उन आवाज़ों और अनुभवों को किस रूप में देखते हैं यही महत्व रखता है। यदि आपके आसपास के लोग आपको डरने के लिए कहते हैं, जो कहते हैं कि जीवन के अनुभव हमेशा असुरक्षित रहते हैं, तब आपके विचार आपसे कहेंगे कि यह संसार डरावनी जगह है। और हाँ, एक गंभीर सदमा, यौन शोषण, कौटुंबिक व्यभिचार, शादीशुदा जीवन में मारपीट आदि आपके मस्तिष्क और शरीर को भय तथा चिंता के लिए तैयार कर देंगे। आप संसार, संबंधों तथा परिवारों को डराने वाली चीज़ मान लेंगे। हालांकि हम अपने विचारों को बदल सकते हैं, जो दुनिया को देखने के हमारे नज़रिए को बदल सकते हैं, जिससे हम संबंधों और परिवारों में बेहतर विकल्प चुन सकते हैं और अपने सदमे तथा त्रासदी की पुनरावृत्ति से बच सकते हैं। आप किसी बाढ़, तूफान, युद्ध या ऐसे माहौल से बच सकते हैं जहां आप शरणार्थी हों। आप अतीत में हुए यौन शोषण, बलात्कार या भावनात्मक अथवा शारीरिक त्रासदी को लेकर भी कुछ नहीं कर सकते। और यह सच है कि हम में से कुछ यह मानते हैं कि हमने इस जीवन को चुना और अपने माता पिता को चुना और उन संघर्षों को चुना जिनका सामना हम कर रहे हैं। मैं बस सभी की मदद करना चाहती हूँ उस जीवन में जिसमें हमने जन्म लिया है। अपने मस्तिष्क व शरीर को आकार देना सीखें ताकि हम संसार को सुरक्षित और अधिक सुकून वाली जगह के रूप में देख सकें और इस प्रकार कम भय के साथ जी सकें। भय का नेटवर्क। मस्तिष्क और शरीर में संपूर्णता के लिए हमें भय को नेटवर्क के रूप में देखना होगा। हमारे मस्तिष्क में एक भय का नेटवर्क है जो देखने और सुनने से तथा हमारे शरीर और स्वास्थ्य से जुड़ा है। प्रमुख हिस्सा है प्रमस्तिष्क खंड। हम जो कुछ भी देखते, सुनते और स्वाद लेते हैं वह प्रमस्तिष्क खंड में आता है, विशेष रूप से वह जिसे हम अतीत में देख और सुन चुके हैं। मस्तिष्क के दो अन्य हिस्से भी होते हैं जो प्रमस्तिष्क खंड में हमारे डर को ले जाते हैं और फिर बार बार हमें एक जैसा करने और सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एक हिस्सा फ्रंट लोब में है, इसे एंटेरियर सिंगुलेट कहा जाता है, दूसरे हिस्से को कॉर्डेट कहा जाता है। यह जानने के लिए आपको तंत्रिका शरीर रचना विज्ञानी होने की जरूरत नहीं कि आप कब चिंतित हैं, क्योंकि चिंता के कारण आपके सिर में बार बार एक कीड़ा रेंगता रहता है और आप इस स्थिति को पलटने या उसे नियंत्रित करने के लिए उसी प्रकार कुछ करना चाहते हैं, जैसे स्टोव को चेक करना, सूची बनाना, अपनी डेस्क को साफ करना वगैरह। मस्तिष्क में अन्य क्षेत्र भी होते हैं जिनका संबंध विचारों की उन शैलियों से होता है जो आपको अधिक या कम चिंतित बनाते हैं। फ्रंटल लोब क्षेत्र, जिसे संक्षेप में PFC कहते हैं, भय के नेटवर्क का चौथा क्षेत्र है। यह क्षेत्र आपके विचारों पर असर डालता है, इसलिए आप यह समझिए कि आपके मस्तिष्क के अनेक क्षेत्र में भय होने के कारण आपके अंदर अपने मस्तिष्क और शरीर की चिंता को दूर करने की कई प्रकार की क्षमता होती है। यही कारण है कि चिंता का समाधान ऐसा नहीं होता
जो सभी पर लागू हो। भय के नेटवर्क का पांचवा क्षेत्र सामने का ललाट होता है, जिसका संबंध सहानुभूति और जुड़ाव से होता है। यह ऐसा क्षेत्र है जो यह निर्धारित करता है कि सदमे और चिंता का आपके संबंधों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। छठा क्षेत्र इंसुला शरीर का वह क्षेत्र है जहां भय से आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इंसुला अधिभृत ग्रंथि को जोड़ता है, जो कार्टिसोल तथा एपिनेफ्रिन जैसे तनाव के हार्मोन्स को नियंत्रित करने वाला क्षेत्र है। हाँ, यह यही है। अधिभृत ग्रंथि के तनाव को लेकर प्रतिक्रिया अधिभृत थकान से जुड़ी होती है। आप जब भयभीत होते हैं, जब मस्तिष्क में चिंता रहती है, तो आप में शरीर की चिंता पैदा होती है। आपकी मांसपेशियां तन जाती है, पाचन नली कस जाती है, आपको कब्ज या डायरिया हो जाता है, आपका मूत्राशय और योनि की ग्रंथियां तन जाती है, जिससे दोनों क्षेत्रों में असहज उत्तेजना होती है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। बात यहीं तक नहीं रहती, आपका गला सूखता है, चक्कर आते हैं, भ्रम पैदा हो जाता है, आपका मस्तिष्क दौड़ने लगता है। न तो आप ध्यान लगा पाते हैं, न ही एकाग्रता रह जाती है। चिंता आपके किसी एक या सभी क्षेत्रों के नेटवर्क को प्रभावित कर सकती है और किसी टेलीफोन नेटवर्क की तरह ही एक बार यह किसी क्षेत्र पर हमला कर दे तो यह गूंजने लगती है और सभी पर चोट कर सकती है। आप जिसे चिंता को बढ़ाने वाला मानते हैं वह प्रमस्तिष्क खंड में जाता है और फिर इंसुला में जा सकता है। आपकी अधिभृत ग्रंथि पर चोट करता है, कार्टिसोल को छोड़ता है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है और अगले 24 से 48 घंटे के बीच आप जो अगली बात सोचते हैं वह यह है कि आपको फ्लू है या शरीर में एपिनेफ्रिन की प्रतिक्रिया के कारण आपके सिर में दर्द शुरू हो जाता है और आप किसी से कहते हैं, मुझे यह सब मत बताओ, तुम मुझे सिर दर्द दे रहे हो। नेटवर्क की रिवायरिंग। आपके मस्तिष्क में भय के नेटवर्क के 6 क्षेत्र हैं। मूल बात यह है, आप इस नेटवर्क की वायरिंग फिर से कर सकते हैं, वैसे ही जैसे आपके घर में बिजली की वायरिंग गलत तरीके से हो गई है। आपके मस्तिष्क को सुरक्षित और आश्वस्त महसूस कराने के लिए फिर से वायरिंग की जा सकती है। मस्तिष्क के इनमें से किसी भी क्षेत्र में मात्रा और तीव्रता को बढ़ाकर आप देखने, महसूस करने तथा संसार को अनुभव करने की शैली को बदल सकते हैं। आप अपने विचारों की शैली को डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के माध्यम से अभिकथनों के जरिए इस प्रकार के कथनों का इस्तेमाल कर बदल सकते हैं, जैसे मैं पुराने और नए भय को छोड़कर उन्हें जाने देता हूँ। मुझे अपने आप को डराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उन सभी को माफ़ करता हूँ जिन्होंने मुझे कभी भी चोट पहुँचाई होगी। मैं दूसरे को चोट पहुँचाने के लिए अपने आप को माफ़ करता हूँ। मैं खुद को दोषी करार देने और सजा देने के लिए माफ़ करता हूँ। मैं अपने माता पिता को उनके भय तथा बंधनों के लिए माफ़ करता हूँ। मैं अब अपने लिए घोषित करता हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ। मैं अब सोता हूँ और जागता हूँ तथा पूर्ण रूप से सुरक्षा से चलता हूँ। आप संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, द्वंद्वात्मक व्यवहार थेरेपी, साइकोथेरेपी के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। आप उस व्यवहार को भी बदल सकते हैं जिसे कोडेट या पूर्वकाल सिंगुलेट में वायर किया गया है। आप ऐसा किसी कोच, व्यवसायिक सलाहकार वगैरह के साथ काम करते हुए कर सकते हैं। आप अपने शरीर की स्मृतियों पर किसी दैहिक चिकित्सक की मदद ले सकते हैं। आप अधिभृत थकान, अधिभृत ग्रंथि, कॉर्टिसोल पत्ती पर किसी इम्यूनोलॉजिस्ट और पोषण विशेषज्ञ की राय ले सकते हैं। बीते समय में आप भयभीत और सदमाग्रस्त हुए होंगे, तब आपके जीवन में भय व्याप्त रहा होगा, लेकिन आप अपने मस्तिष्क और शरीर में ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो सुरक्षित, शांतिपूर्ण और विश्वास जगाने वाली हो। फिर इसके लिए औषधि भी है। इनकी मदद से हम मस्तिष्क के इनमें से किसी भी क्षेत्र की आवाज को सप्लीमेंट, दवा या अन्य इलाजों से ऊंचा या कम कर सकते हैं। पारंपरिक मनोचिकित्सा चिंता के इलाज के लिए SSRI जैसे लेक्साप्रो या जुलोफ्ट का इस्तेमाल करती है। हम वैकल्पिक चिकित्सा जैसे 5-HTP, गाबा, वलेरियन, कावा कावा, पैसन फ्लावर, लेमन बाम, मैग्नीशियम तथा अन्य का भी प्रयोग कर सकते हैं। पारंपरिक मनोचिकित्सा ने साइकोथेरेपी या
एनालिसिस की मदद की है, जो आपको किसी थेरेपिस्ट के साथ एक सहयोगात्मक संबंध बनाने में सहायक होती है। लुइस हे आपको अंदरूनी बच्चे से प्रेम करने के अभिकथनों का प्रयोग करना सिखाती है, जिससे आप फिर से अपना पालन पोषण करना सीखते हैं। इनमें से कोई एक या दोनों ही तरीके आपके मन से भय को दूर करने के लिए उसे रीवायर करते हैं और अधिक प्रिय तथा कम भयानक संसार को बढ़ावा देते हैं। क्या इस तरह के तरीके हमारे मस्तिष्क के नेटवर्क के उन 6 क्षेत्रों की संरचना को वास्तव में बदल देते हैं? असल में एपिजेनेटिक्स का विज्ञान कहता है कि वे कर सकते हैं। हाँ, शुरुआती भावात्मक सदमा आपके मस्तिष्क के सर्किट को बदल देता है, जिससे प्रमस्तिष्क खंड और हिप्पोकैम्पस के स्मृति क्षेत्रों में परिवर्तन आते हैं। हालांकि आपके हिप्पोकैम्पस की कोशिकाएं बढ़ती हैं और उसी प्रकार नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं जैसे आप बड़ी होती हैं और एक नए शिशु को जन्म देती हैं। हम अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन एक नया भविष्य बना सकते हैं। आप अपने मस्तिष्क को भय से सुरक्षा की ओर कैसे ले जा सकते हैं? सबसे पहले तनावग्रस्त या घबराहट जैसे शब्दों का प्रयोग न करें। ऐसा इस कारण क्योंकि आप जब तनावग्रस्त या घबराया हुआ कहते हैं तो आप नहीं जानते कि आप वास्तव में चिंतित हैं। इन शब्दों से आपके मस्तिष्क में भय के लिए बना सर्किट आपकी मदद नहीं करने वाला है। यदि कोई बात है तो वह आपके मस्तिष्क और शरीर को झकझोरती रहती है। दशकों तक लोगों ने चिंता, घबराहट और दहशत को कुल मिलाकर एक शब्द तनाव के अंतर्गत डाल कर रखा है। मैं बेहद तनाव में हूँ, तुम बहुत तनाव में हो, मैं घबराया हुआ हूँ, मैं नर्वस हूँ, नौकरी में कितना तनाव है। और तब हम तनाव कम करने के व्यायाम करते हैं। आप एक आसन में बैठते हैं, सांस लेते हैं, कहते हैं मैं अपने तनाव को कम कर रहा हूँ। फिर आप नौकरी पर जाते हैं और आप डर जाते हैं और फिर से मैं सांस के साथ तनाव को बाहर कर रहा हूँ कि मुद्रा में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही काम पर लौटते हैं फिर से दहशत पैदा हो जाती है और जब आप घर लौटते हैं तो काम को लेकर चिंता घेर लेती है। एक बार फिर राहत की जगह ढूंढते हैं। क्या हम अब तक तनाव मुक्त हो सके हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। चूंकि हमने भय या चिंता की भावना को नाम नहीं दिया है, इसलिए हम इससे प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं और फिर उन्हें मुक्त कर सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर फिल कहते हैं, यदि आप इसे नाम नहीं दे सकते तो आप इसे दुरुस्त नहीं कर सकते। तो आप यदि कहते हैं मैं नर्वस हूँ, तो आप इधर उधर देखकर कह सकते हैं मैं नर्वस क्यों हूँ, और तब आपकी एक विचार पत्ती पैदा हो जाती है। ओह, इसका कारण यह है कि मैं सोचता हूँ कि मैं विफल हो जाऊंगा, और यही आपके सामने के ललाट में है। फिर आपको भय के नेटवर्क को हर तरह से देखना होगा और ढूंढना होगा कि वह भावना और विचार का स्रोत क्या है। तभी आप उस विचार को बदलना सीख सकेंगे, जिससे कि उस भावना को मुक्त कर आप आगे बढ़ सके। तनाव और घबराहट जैसे शब्दों को आप जब अपनी शब्दावली से निकाल फेंकेंगे, तब ऐसी ही दूसरी बातों से पिंड छुड़ाने और उन्हें परास्त करने पर विचार करें। आप जब ऐसा कर रहे होंगे तब नर्वस ब्रेकडाउन को भी समाप्त कर दे। 30 वर्षों तक मनोचिकित्सा अस्पताल चलाने के बाद भी मैं समझ नहीं पाई हूँ कि नर्वस ब्रेकडाउन होता क्या है। अब जबकि हम उन शब्दों से पीछा छुड़ा चुके हैं तो भय की भावना की पहचान करना कठिन बना देते हैं। तब हमें ऐसे विचारों की पत्तियों पर कार्य करना चाहिए जो हम सभी को घबराहट और चिंता में डूब जाने पर विवश कर देते हैं। चाहिए शब्द को मिटा दें। होता, होना चाहिए, हो सकता था जैसे शब्द स्वयं को दोषी ठहराते हैं, जो आपके सामने के ललाट में दबे होते हैं, जो आपको चिंतित और तनावग्रस्त बनाते हैं। जैसा कि आपने इतना कमजोर महसूस नहीं किया, इतनी अधिक आलोचना का सामना नहीं किया। आप कहते हैं अच्छा, आप जानते हैं मुझे यह करना चाहिए था। न केवल वे आपकी आलोचना कर रहे हैं, बल्कि आप भी अपनी आलोचना कर रहे हैं। जैसा कि लुइस कहती हैं, चाहिए था एक ऐसा शब्द है जो हमें बंदी बना देता है और उसके कारण आपको सामने के ललाट में वह विचार आपको और अधिक भयभीत कर देता है। लुइस कहती हैं कि चाहिए था को हो सकता है मैं बदल देना चाहिए। यह बात मुझे अच्छी लगी। संज्ञानात्मक व्यवहारवादी रोगोपचार को भी यह बात पसंद आएगी। क्यों? क्योंकि चाहिए था आपको कहता है
कि आपके अतीत में क्या गलती की थी। हो सकता है आपको आगे बदलाव की दिशा दिखाता है, यह अधिक शक्ति देने वाला है और इसलिए आपके पास अब समय है कि आप हर उस शब्दावली का एक उग्र चिंता शब्द शल्य क्रिया करें जो आपको कमजोर आत्म आलोचना के लिए प्रेरित करने के साथ ही आगे बढ़ने तथा बदलाव करने से निःशक्त करती है। व्यसन पर अगले अध्याय में आपको शर्म तथा दोष वाले शब्दों को दूर करने का भी अवसर मिलेगा। चिंता, शर्म और व्यसन के बीच एक बड़ा जटिल संबंध है। तो दोस्तों, ये चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए बाकी के टॉपिक आपको अगले वीडियो में सुनने को मिलेंगे। तो जुड़े रहिए। धन्यवाद।